हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे अवहट्ठ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अपभ्रंश को पढ़ा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाके देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित हो रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं दोस्तों। अपभ्रंश युग की समाप्ति और आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय के मध्य करीब 300 वर्षों का अंतराल है। यह समय कितने का है दोस्तों? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक की। नेक्स्ट है, अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच एक मिश्रित भाषा है जिसे परवर्ती अपभ्रंश या अवहट्ठ कहा जाता है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ठ कहा है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ लेते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को क्या कहा है? तो क्या कहा है? अवहट्ठ कहा है। 11वीं से लेकर 14वीं सदी के अपभ्रंश भाषा के कुछ कवियों ने अपनी भाषा को अवहट्ठ कहा है। अवहट्ठ शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिथिला निवासी ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया था। याद रखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम अवहट्ठ शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? ज्योतिश्वर ठाकुर अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अद्धमाण ने अपने संदेश रासक में अवहट्ट भाषा का उल्लेख किया है। वंशीधर टीकाकार ने प्राकृत पैगलम की भाषा को अवहट्ठ माना है। विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट कहा है। रविकर 16वीं सदी ने अपनी भाषा को एक स्थान पर अपभ्रंश और दूसरे स्थान पर अपभ्रष्ट कहा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट्ठ को एक ही भाषा माना है। अधिकांश विद्वान डॉक्टर तिवारी के इस मत से सहमत है। याद रखिएगा दोस्तों इस कथन को। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में, अपभ्रष्ट का विकास अवहट्ठ के रूप में हुआ है। अभी हम अपभ्रंश और हिंदी का अंतर संबंध को देखेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। वस्तुतः हिंदी का विकास अपभ्रंश के आधार पर ही हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर पुकारा है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा थी। इसमें सर्वाधिक तद्भव शब्द थे। देशज शब्द अपेक्षाकृत कम और तत्सम शब्द बहुत ही कम थे। तत्सम शब्द वो है, संस्कृत वाले शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, और तद्भव वो है जो संस्कृत के शब्द को थोड़ा सा हम अलग ही कुछ अलग तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं। वैसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी के सर्वनाम अपभ्रंश से ही विकसित हुए हैं, जैसे हऊ, हम, मई, मैं, मुझ, मुझे, तुहू, तुम, तू, सो, यह, या, वो, तसु, उस, एहं, यह इत्यादि। संस्कृत का अस्थि अपभ्रंश में अहई हो गया है, जिसे अवधि में अंगीकृत कर लिया गया है। अपभ्रंश का हत्य शब्द हिंदी में हाथ हो गया। यहाँ आधा त हट गया और ह में अ के रूप में जुड़ गया, अर्थात ध्वनियों में आधा त की क्षति और ह में अ जुड़कर हा बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। इसे क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। 8, काम, 7 जैसे शब्द इसी प्रकार से निर्मित हुए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव निम्न विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये जो चार्ट है इसको मैं आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगी, अभी आप देख लीजिए। शौरसेनी अपभ्रंश से किसका किसका जन्म हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, महाराष्ट्री, मराठी से, ब्राह्मण सिंधी से, पैसाजी, लहंदा पंजाबी से, खस पहाड़ी से। तो इसको मैं ट्रिक से नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी दोस्तों, इसका ट्रिक। अभी आप ऐसे देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी साहित्य में तुलसीदास कृत रामचरित मानस, केशवदास कृत वीरसिंह देहचरित, नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित आदि ऐसे चरित काव्य हैं जिनमें अपभ्रंश के चरियु काव्य परंपरा के दर्शन होते हैं।
अपभ्रंश का महाकाव्य कथा काव्य एक प्रकार के पदबद्ध उपन्यास है। वस्तुतः आज के कथा साहित्य उपन्यास कहानी का विकास महाकाव्य के रूपों से हुआ है। रासो, रासक, रास और लीला काव्य अपभ्रंश के अत्यंत लोकप्रिय काव्य रूप रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, रासो, रासक, रास और लीला काव्य अपभ्रंश के अत्यंत लोकप्रिय काव्य रूप रहे हैं। यह परंपरा अपभ्रंश काल से लेकर 18वीं-19वीं शताब्दी तक चलती रही। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए आप। दोहा अपभ्रंश का मौलिक एवं सर्वाधिक लोकप्रिय छंद रहा है। परवर्ती साहित्य में इसकी परंपरा कबीर, रहीम, तुलसी, बिहारी, मतीराम आदि के दोहों से होती हुई आधुनिक काल तक प्राप्त होती है। अपभ्रंश साहित्य की कथानक रूढ़ियाँ जैसे कहानी सुनने वाला तोता, स्वप्न या चित्र में प्रियदर्शन से प्रेमासक्त होना, योगी का वेश धारण कर विदेश गमन, विषम परिस्थितियों से प्रिय मिलन, पशु पक्षियों से वार्तालाप इत्यादि हिंदी साहित्य सूफी प्राख्यानों में मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? इस तरह के कि पशु पक्षियों से वार्तालाप आदि हिंदी साहित्य में सूफी प्राख्यानों में मिलती है, तो आप ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश के चरित काव्यों में प्रयुक्त चौपाई के बाद दोहा या सोरठा देकर कड़वकथा विधान पद्धति हिंदी सूफी काव्यों तुलसीकृत, रामचरितमानस आदि में अपनाई गई है। संस्कृत प्राकृतिक में तुक मिलाने अंत्यानुप्रास की प्रवृत्ति नहीं मिलती है। अंत्यानुप्रास की योजना अपभ्रंश साहित्य में मिलती है। अपभ्रंश से ही इस प्रवृत्ति को हिंदी साहित्य ने ग्रहण किया है। याद करिएगा दोस्तों, तुक मिलाने की प्रवृत्ति हिंदी साहित्य ने कहाँ से लिया है? अपभ्रंश से लिया है। अपभ्रंश साहित्य की भाव संबंधी एवं अभिव्यंजना शिल्प संबंधी अनेक ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसे हिंदी साहित्य ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है। किससे? अपभ्रंश से हिंदी साहित्य ने ग्रहण कर लिया है। किसको ग्रहण किया है दोस्तों? अभिव्यंजना शिल्प को ग्रहण किया है। दो छंदों को मिलाकर नया छंद बनाने की प्रवृत्ति अपभ्रंश से ही हिंदी में आई है। कुंडलिया, रोला, छप्पर, रूपमाला, पीयूष वर्षन, अरिल, तांटक आदि ऐसे ही छंद है जो दो छंदों के मेल से बने हैं। लौकिक साहित्य परंपरा भी हिंदी को अपभ्रंश से ही मिली है। याद रखिएगा दोस्तों, ऊपर जितना कुछ मैंने अपभ्रंश अवहट्ट के बारे में बताया और अपभ्रंश के बारे में बताया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का जो उद्भव हुआ है इसका ट्रिक बना दूँ ताकि आप आसानी से याद कर पाएँ। दोस्तों, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ अधिक लोगों को मिल सके, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।